हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। ये अपने चैनल अब पढ़ाई पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 5वां लेक्चर है। इससे पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने न्यूरॉन की बात कर ली है। इसके अलावा हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन कंप्लीट कर लिया है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र था, उसकी बात कर ली है। अब उसके बाद में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन था, उसकी तो हमने कंप्लीट बात कर ली थी, उसकी स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस और क्या क्या कैसे फंक्शन करते हैं उन सब की बात कर ली थी। उसके बाद में हमारा जो दूसरा था सेंट्रल नर्व मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पार्ट था, वो था स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। तो हमने पिछले लेक्चर में बोला था कि मेरुरज्जु को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और उसके फंक्शन अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम मेरुरज्जु के फंक्शन ही बताएंगे, पर पहले हम रिफ्लेक्स एक्शन को समझ लेते हैं, क्योंकि मेरुरज्जु का जो काम होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो भाग है मेरुरज्जु, उसका जो काम होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन ही करवाना होता है। इसके साथ ही एक काम और होता है जो हम आगे बता देंगे। इसके बाद हम दोनों कामों को एक बार आखिर के अंदर फिर से बोल के बता देंगे आपको, इसलिए उसके काम को समझने के लिए हमें रिफ्लेक्स एक्शन को समझना पड़ेगा और ये अलग से आपके टॉपिक भी दिया गया है। इसके साथ ही एग्जाम के लिए भी रिफ्लेक्स एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझ लेना और आराम से समझाऊंगा मैं, और बहुत अच्छे से समझो लोगे तो आगे भी मतलब 11th 12th और उससे आगे आप जहाँ भी जाओगे काम आएगा। पर बेसिक्स यही है और यही समझ लोगे तो आगे परेशान नहीं होगे। इसके अलावा आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि हम उसी हिसाब से पढ़ाते हैं कि दोनों को फ़ायदा हो। चलो आज हम फिर अपने टॉपिक की बात करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो सबसे पहले आता है हमारे माइंड में जो क्वेश्चन कि किसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब प्रतिवर्ती क्रिया किसे बोलेंगे। तो भैया किसे बोलेंगे हम, वो रिएक्शंस जो सडन होती हैं, मतलब अचानक होती हैं। किसे बोलेंगे, जो रिएक्शन सडन होती हैं, यानी कि अचानक होती हैं, या इसके अलावा अचानक होंगी तो वो स्लो होंगी या फास्ट होंगी, बताओ। ऑब्वियसली बात है फास्ट होंगी। मतलब ऐसी रिएक्शन जो सडन होती हैं और तेज गति से या फास्ट होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। चलो रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन की बात ये हो गई। इसके बाद में इसी के अंदर आगे हमारे क्वेश्चन आते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन कराता कौन है, कराता कौन है, रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ होता है। इसके अलावा आता है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या सोच समझ के होता है, और जो तीसरा क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि ये फास्ट हैं तो क्यों फास्ट हैं, किस वजह से फास्ट हैं। तो अब हम इन्हीं तीनों क्वेश्चंस के जवाब देंगे आपको। इसके अलावा आगे जो और क्वेश्चन बनेंगे उनकी बात भी करेंगे। तो इसको समझने के लिए आप एक चीज पहले समझिए कि मान लो, पहले एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल, उसके बाद में आगे बात करेंगे। कि मान लो आपने किसी गर्म वस्तु को छू लिया, तो वहाँ पे आप उसको जल्दी से आप वहाँ से हाथ हटाओगे तब फायदा होगा, या देरी से हाथ हटाओगे, सोच समझ के हाथ हटाओगे तब फायदा होगा। एक ही एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है इसके अंदर कि मान लो आप बहुत दिनों से भूखे हो, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है, तो अगर आपने खाने के बारे में सुना तो आपके मुंह से लार आने लग जाती है, सलाइवा आने लग जाती है, तो क्या वो रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है। तो पहले वाले एग्जाम्पल को तो हम आगे जाके समझेंगे और उसी से हम पूरी इस रिफ्लेक्स एक्शन के चैप्टर को समझेंगे। पर जो सेकंड एग्जाम्पल है उसकी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको कि उसको कैसे रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर डाला गया, कैसे उसे रिफ्लेक्स एक्शन बताया गया। तो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि एक कुत्ता था उनके पास, तो उन्होंने क्या किया कि उस कुत्ते को रोज सुबह घंटी बजाते थे और खाने के लिए, जैसे ही घंटी बजती थी उसे खाने के लिए बुलाते थे। ऐसे उन्होंने बहुत दिनों तक किया कि घंटी बजाई, वो कुत्ता आता था, खाना खाता था और फिर पूरे दिन उसे कुछ नहीं देता था वो। तो ऐसे बहुत दिनों तक करता गया। एक दिन उसने क्या किया कि खाना नहीं रखा, उसने वहाँ पे खाना नहीं रखा, पर उसने घंटी बजा दी वो। तो वो घंटी बजी, जैसे ही वो कुत्ता जहाँ खाना खाना था वहाँ पे आया तो फिर भी उसके मुंह से लार आने लग गई।
उसके मुंह से लार आने लग गई, क्योंकि उस दिन वहाँ पे खाना नहीं था, फिर भी उसके मुंह से लार आ रही थी। वो उसके बाद में ये पता चला कि जो लार आती है भूखे इंसान मान लो, कुत्ते मान लो, एनिमल, तो उनके अंदर जो लार आती है वो अगर भूखे रहने पे, तो वो किसका एग्जाम्पल है? रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है। और वहीं से ये सिद्ध हुआ था। उसके बाद में अब अगला जो क्वेश्चन था कि सोच समझ के होती हैं या सोच समझ के नहीं होती, मतलब थिंकिंग के साथ होती हैं या विदाउट थिंकिंग होती हैं, जो अगला माइंड में हमारे क्वेश्चन आ रहा था। तो एक चीज बताओ कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसके डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि अचानक होने वाली क्रियाएं जो बहुत तेज गति से होती हैं। अगर कोई चीज बहुत तेज गति से हो रही है तो उसमें सोचोगे या नहीं सोचोगे, या सोचने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? खुद बताओ। अगर फास्ट कर रहे हो और अचानक कर रहे हो तो सोचने जितना टाइम ही नहीं है हमारे पास कि हम उसे सोच के करें। तो रिफ्लेक्स एक्शन विदाउट थिंकिंग होती है। किस प्रकार से होती है उसकी बात करेंगे, पर अभी इतना समझ लो कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो बिना सोचे समझे होते हैं, विदाउट थिंकिंग होती हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लो कि एक गरम बीकर था जिसके अंदर पानी गर्म हो रहा था, जिसके अंदर क्या हो रहा था? पानी गर्म हो रहा था। आप आए, यहाँ पे बैठे हुए थे, आप किसी से, मान लो आप यहाँ पे बैठे हुए थे और अपने दोस्त से इधर अपने दोस्त से बातें कर रहे थे, उसको बोल रहे थे, कुछ भी घर की बातें कर रहे होंगे या और कुछ बातें कर रहे होंगे, आप इससे बातें कर रहे थे। एकदम से क्या होता है कि आपका हाथ इधर टच हो जाता है, आपका हाथ इस बर्नर को, यहाँ पे जो बीकर है उससे टच हो जाता है। तो जैसे आपका हाथ यहाँ टच होगा वो अपने आप यहाँ से दूर चला जाएगा। या दो कंडीशंस बनती है, मैं कंडीशन के हिसाब से समझा देता हूँ और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपका मान लो हाथ नहीं टच हुआ, आपका हाथ यहाँ पे लगा, इसको टच अलग नहीं हुआ, टच तो हुआ, टच होने के बाद अभी अलग नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक आपके पास थिंकिंग का ऑप्शन है कि आप इसको सोचो कि मेरा हाथ इस बर्नर को, जिस पर पानी उबल रहा था, मतलब बहुत गर्म होगा, कि इसके टच हुआ है, अब मैं इसे हटाऊं या नहीं हटाऊं। आप ये सोच सकते हो कि इसे हटाऊं या नहीं हटाऊं। दूसरा ऑप्शन है कि आप विदाउट थिंकिंग, आप सोचो नहीं, विदाउट थिंकिंग मतलब बिना सोचे समझे। एक आप हो कि बिना सोचे समझे ये इसे अलग कर लो। तो आपके लिए कौन सा फायदेमंद रहेगा, कौन सा काम फायदेमंद रहेगा, आप खुद बताओ। चलो देखना एक बार। जैसे ही आपका हाथ इस बीकर को टच हुआ, ये आपके हाथ के लिए क्या बन गई? एक अर्जेंट कंडीशन बन गई। क्यों अर्जेंट बनी? अर्जेंट बोल लो या इसे बोलो डेंजरस। ये आपके हाथ के लिए डेंजरस कंडीशन बन गई। क्यों? क्योंकि अगर कुछ टाइम और आपका हाथ इससे टच रहा तो आपका हाथ जल जाएगा और आपके हाथ को नुकसान पहुंच सकता है। तो अगर आप इतना सोचोगे कि अगर मेरा हाथ इसका टच रहा और अगर ज़्यादा देर रहा तो मेरी सेल नष्ट हो सकती है, मेरा हाथ को नुकसान पहुंच सकता है। तो अगर आपने सोचा तो आपके हाथ को नुकसान क्या होगा? ज्यादा होगा। पर एक वही काम अगर बिना सोचे समझे करो, जैसे हाथ टच हुआ, हाथ टच होते ही आपने हटा लिया, या आपका हाथ किसी पिन के ऊपर लगा, आपका हाथ पैर, आप चल रहे थे रास्ते में, आपके पिन के ऊपर पैर लग गया, तो आपका पैर ये सोचे कि मेरे पिन गड़ रही है, मेरे, वो भी अर्जेंट कंडीशन है, तो मैं पैर उठाऊं या नहीं उठाऊं, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा ना, सोच रहे हो। तो आप क्या करोगे? अर्जेंट एकदम से अपने पैर को सडन और फास्ट गति से हटा लेते हो। तो वो भी किसका एग्जाम्पल होता है? रिफ्लेक्स एक्शन का। तो मैं इस एग्जाम्पल में समझा रहा था कि अगर विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे आपने अगर यहाँ से हाथ हटा लिया तो आपके हाथ को कोई नुकसान नहीं होगा, ना, आपके हाथ को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो बिना सोचे समझे होती है। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है हमारे माइंड में कि रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत ही क्यों पड़ी। आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो इसके लिए है कि जब बहुत सारे एनिमल जो प्रिमिटिव टाइप के थे, वहाँ पे क्या था
कि एक तो माइंड इतना विकसित नहीं था, ब्रेन जो है, ब्रेन इतना विकसित नहीं था। किसका बना होता है? ये सारे न्यूरॉन्स के बने होते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं कि जो न्यूरॉन का जो जाल था, जो नेटवर्क था, वो इतना विकसित नहीं था या एब्सेंट था। मतलब ब्रेन या तो प्रेजेंट ही नहीं था या प्रेजेंट था तो बहुत कम विकसित था, बहुत कम विकसित था। तो अगर ऐसे काम होंगे, अगर ऐसे काम, पहले भी हीट थी, पहले भी पेन दर्द होता था कोई चीज़ को लगने के दौरान, तो उसके लिए हमें किसी एक्शन की ज़रूरत तो थी ना। तो उसके लिए कौन सी एक्शन सामने आई? रिफ्लेक्स एक्शन सामने आई। पर जैसे जैसे हम इन्वॉल्व हुए, आगे इवोल्यूशन में आगे गए, तो ये एक्शंस बची रह गई। क्यों बची रह गई? क्योंकि जो थिंकिंग का काम है वो आज भी इतना फास्ट नहीं है जितना फास्ट रिफ्लेक्स एक्शन कर देती है। समझ में आ गई क्यों बची रहेगी? क्योंकि ब्रेन है, हमारा ब्रेन सोचता है, फास्ट भी सोचता है, पर इतना फास्ट नहीं सोच सकता जितने जल्दी काम रिफ्लेक्स एक्शन करा देती है। क्योंकि अगर सोचेगा, फास्ट सोचेगा, तो भी आपके हाथ को नुकसान हो जाएगा, पर अगर बिना सोचे समझे ये काम हो गया तो हाथ को नुकसान बहुत कम होगा। समझ में आई बच्चों? अब इसके बाद में हमारे जो आता है कि रिफ्लेक्स एक्शन बिना सोचे समझे होता है, फास्ट होता है और सब चीज़ों की बात हो गई। पर अगला जो क्वेश्चन आपके माइंड में आता है वो यही आता होगा कि चलो ये बताइए कि ये एक्शन होती कहाँ पे है और किस प्रकार से होती है, मतलब इनको करवाता कौन है और कैसे होती हैं। तो इसके लिए हम आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है उसको समझ लेते हैं। ये है एक बीकर, जिसके अंदर, ये एक बीकर है जिसके अंदर क्या हो रहा है? पानी गर्म हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है? पानी गर्म हो रहा है। आपका हाथ, आपका हाथ क्या हुआ? इसको टच हुआ, टच होगा। आपका हाथ जैसे ही टच होगा तो आपके हाथ के अंदर क्या है? रिसेप्टर्स हैं। आपके हाथ के अंदर क्या है? रिसेप्टर्स हैं। तो वो रिसेप्टर्स क्या करेंगे? इसको ग्रहण करेंगे। तो ये उद्दीपक किसका है? ये किसका है? हीट का है, एक गर्म चीज है ना। इसके अलावा मान लो पिन घड़ी है आपके हाथ में, तो वो किसका होगा? पिन घड़ी तो दर्द होगा, तो वो किसका होगा? पेन का होगा। मतलब किसी गर्म वस्तु का हो गया या दर्द का हो गया। ये रिसेप्टर ने क्या किया? यहां से गर्म किया। अब एक चीज बताइए कि वो न्यूरॉन्स क्या कहलाते हैं जो सूचना को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, परिधीय तंत्रिका तंत्र से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ले जाते हैं। मतलब आपके सीएनएस में लेके जाएंगे या स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाएंगे। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा दिया है। उन्हें क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व। मतलब यहां से इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन लेके जाएगा? कौन लेके जाएगा? पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, सेंसरी न्यूरॉन, मतलब संवेदी तंत्रिका। तो मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन नहीं बना रहा, ब्रेन की बात हो चुकी है, मैं स्पाइनल कॉर्ड बनाता हूं। तो ये होगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड। इसकी स्ट्रक्चर आप आगे जाके और भी अच्छे से पढ़ोगे। अभी आपके लेक्चर, आपके चैप्टर में जितनी काम आएगी मैं उतनी बता दूंगा। ये आगे आपकी स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर, ये इधर भी इसी प्रकार से हो गई। ये हो गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ये अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? जैसे हाथ आपका इस बर्नर को टच हुआ, यहाँ से क्या गई? एक नर्व। कौन सी नर्व है ये? सेंसरी नर्व। आपको पता ही होगा क्योंकि पिछले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ। ये इंफॉर्मेशन को ले गई कहाँ पे? आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम के स्पाइनल कॉर्ड में, मतलब मेरु रज्जु में। कौन लेके जा रही है? कौन लेके जा रही है? सेंसरी नर्व या न्यूरॉन, संवेदी तंत्रिका। अब देखो, आपने रिले वाली दौड़ सुनी होगी, रिले की दौड़ सुनी होगी। उसके अंदर क्या होते हैं कि एक जना भागता है, उसके हाथ में कुछ चीज होती है जिसे लेके वो साथ पे भागता है, और उसे क्या करता है? वो आगे वाले को, एक डंडा टाइप की होती है, वो उसे आगे वाले को, जो उसके आगे होता है, 400 मीटर की रेस है मान लो। 400 मीटर की रेस के अंदर क्या करते हैं कि एक खिलाड़ी 100 मीटर भागता है, फिर अगला खिलाड़ी 100 मीटर भागता है, फिर अगला 100, फिर अगला 100।
तो इसके बीच में क्या होता है, वो एक डंडा होता है जो जैसे ये यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ पहुंचेगा तो अगले खिलाड़ी को दे देगा। तो सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व ने क्या किया, अब इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में चली गई, यहाँ से इंफॉर्मेशन दूसरे नर्व को देगा। तो इसके बीच में एक इंटरमीडिएट तो होना चाहिए, एक इंटरमीडिएट तो होना चाहिए जो ये कंफर्म करे कि हाँ सूचना यहाँ से यहाँ गई है। तो उसके लिए क्या होता है यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, क्या बोलेंगे उसे, उसी के आधार पर, रिले दौड़ के आधार पे उसे नाम दिया गया है रिले न्यूरॉन। क्या दिया गया है, रिले न्यूरॉन। अब यहां से इंफॉर्मेशन को कौन लेगा, आपका कौन लेगा, मोटर। कौन लेगा बच्चों, नाम तो पढ़ ही लिया होगा, बार बार कितनी बार बताऊंगा, इनको पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं। जो नर्व इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्व सिस्टम से प्रीदिय नर्व सिस्टम के अंदर लेके आता है, मतलब प्रीदिय या पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर प्रीदिय तंत्रिका तंत्र में लेके आता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस नर्व को मोटर न्यूरॉन या नर्व, एक की बात है, न्यूरॉन बोलते हैं, नर्व बोल दो, मतलब प्रेरक तंत्रिका। ये सब चीज़ें, अब ये मत बोलना कि सर इतनी जल्दी लिख रहे हो, मोटर नर्व और सेंसरी नर्व के बारे में बता रहे हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझा दिया है। यहाँ पे इस मसल के पास ही, मतलब ये इफेक्टर हो गया, यहाँ पे इस मसल के पास लेके आ गए। जैसे इस मसल के पास ये इंफॉर्मेशन आएगी, ये क्या करेगा, हाथ को इससे अलग कर देगा, हाथ को हटा देगा। अब क्या है, इसके अंदर अगर टाइम की बात करें तो देखो, यहां जैसे टच हुआ, ये सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड में लेके गई, बिना सोचे समझे इसने क्या किया, मोटर नर्व को सूचना दे दी कि हाथ को हटा लिया जाए, वहां से हाथ को हटा लिया जाए, और उसने क्या किया, हाथ हटा लिया। पर अब आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि सोचा समझा तो नहीं है। इसके लिए चाहे पेन हो चाहे हीट हो, एक ही बात है, चाहे दर्द का रिसेप्टर हो चाहे गर्म वस्तु के लिए कोई उद्दीपक हो, दोनों एक ही बात है। तो यहां पे ये काम होने के बाद में यहां से कुछ नर्व उसे कहां ले जाती हैं, उस इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन में, मतलब आपके मस्तिष्क में ले जाती हैं। और जब वो इंफॉर्मेशन मस्तिष्क के अंदर जाती है, वहां पे सोचा समझा जाता है और आपको पता चल जाता है कि गर्म वस्तु का उद्दीपन था, या किसी गर्म वस्तु से मैंने टच किया था। और अगर आपने किसी पिन को टच किया होगा तो पता चल जाएगा कि हाँ दर्द का उद्दीपक था, मुझे दर्द हुआ है। अब अगर बच्चों मैं बात करूं, आपसे पूछूं कि स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है, मतलब मेरुरज्जु का क्या काम है, तो एक तो हो गया रिफ्लेक्स एक्शन करवाता है, वहां पे रिफ्लेक्स एक्शन होता है। और दूसरा क्या काम हो गया कि मस्तिष्क के अंदर जो इंफॉर्मेशन जाती है या मस्तिष्क से जो इंफॉर्मेशन आती है, उनके लिए क्या करता है, रास्ता प्रदान करता है, पथ प्रदान करता है। अब एक आखिरी जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक नाम दिया गया है, रिफ्लेक्स आर्च, जो आपके एनसीईआरटी में रिफ्लेक्स आर्च नाम दिया गया है, हिंदी में भी इसे रिफ्लेक्स आर्च ही बोलते हैं। उससे क्या मतलब, किसे बोलते हैं, तो ये जो पथ देख रहे हो ना आप, ये जो पथ देख रहे हो यहां से यहां, ये जो पथ बना हुआ है, इसको ही क्या बोलते हैं, कंप्लीट को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्च। इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्च बोलते हैं। तो अब हमने रिफ्लेक्स एक्शन की कंप्लीट बात कर ली थी, और जैसा हमने पहले बोला था कि अगर आपने ब्रेन वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए पिछले 2 लेक्चर, तो इसको पढ़ने में कोई जोर नहीं आएगा। और आपने देखा भी होगा कि कुछ भी ऐसा नाम नहीं बोला मैंने जो पहले आपको नहीं बताया था। तो यहाँ पे हमारे स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन भी कंप्लीट हो गए, इसके अलावा रिफ्लेक्स आर्च हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन हो गई। अब इससे अगले वाले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे प्लांट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स होते हैं, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, सेफ रहो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर दो। इसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो कि वो भी अच्छे पढ़ पाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।